हेलो एंड वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई होगी हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर बायोमास स्टोव अ क्लीनर चीपर अल्टरनेटिव टू एलपीजी। क्या जो बायोमास या जो लकड़ी वाले चूल्हे हैं वो एलपीजी से बेहतर हैं? इस पूरी न्यूज़ में यही आए हैं, हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, एलपीजी की कमी और क्राइसिस के कारण जो है लोग अभी इसकी ओर बढ़ रहे हैं, चूल्हों की ओर। पुराने चूल्हे जो है वो धुआं करते थे, लेकिन जो नए वाले हैं वो बेहतर हैं। ठीक है, कैसे बेहतर हैं देख लेते हैं हम। आधुनिक चूल्हे जो हैं, जो पुराने चूल्हे थे वो सिर्फ 10% ही ऊर्जा का उपयोग कर पाते थे, लेकिन जो ये नए वाले हैं ये लगभग 38 से 45% तक इफ़िशिएंट हैं। ठीक है, ये जो नए वाले चूल्हे कौन से हैं? इम्प्रूव्ड कुक स्टोव्स, ICS। ठीक है, ये जो है पुराने चूल्हों से काफ़ी बेहतर हैं। ये कम लकड़ी में खाना बना देते हैं। क्या करते हैं? कम लकड़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, 50 से 60% जो है खपत कम है। धुआं कम करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्या लकड़ी का इस्तेमाल सस्टेनेबल है? तो हाँ है। लकड़ी जितनी हम यूज़ कर रहे हैं तो उगाई भी जा सकती उतनी है, जितनी काटी जाए उतनी उगाई जाए। ठीक है, चूल्हे कम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं जो अभी नए चूल्हे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बायोमास जैसे क्या है, लकड़ी के पैलेट, भूसा, कृषि कचरा भी इस्तेमाल हो सकता है। पर्यावरण पर जो है दबाव कम पड़ेगा। कम। ठीक है, अभी खर्च कितना है इसमें ये भी देख लेते हैं, कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये। छोटे घर के लिए 2000 से शुरू हो जाती है चूल्हे की कीमत, और बहुत अच्छा लेना चाहते हैं आप तो 20,000 तक। बड़े और कमर्शियल ईंधन जो है LPG कितना आता था? 100 रुपये पर kg, इतना महंगा था, है ना। और लकड़ी 10 रुपये पर kg। ठीक है, तो इतना कॉस्ट में भी हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। 4 किलो लकड़ी 1 किलो LPG के बराबर है, तो कुल मिलाकर ये हमें 60% तक सस्ता पड़ता है। ठीक है, बड़े स्तर पर अपनाना आसान है क्योंकि लकड़ी, गोबर, फसल का कचरा पहले से ही हमारे पास उपलब्ध होता है। हम इसे बड़े स्तर पर भी आसानी से अपना सकते हैं। हमारे पास पहले से लकड़ी, गोबर, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। ठीक है, बड़ी सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत नज़र आ रही है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, अवेयरनेस और सपोर्ट बेहतर करना होगा। अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है। अवेयरनेस फैला दीजिए और सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह सकते हैं हम? सस्ते हैं बायोमास चूल्हे, कम प्रदूषण करते हैं, धुआं कम करते हैं और इफ़िशिएंट हैं। ठीक है, LPG के संकट के समय ये अच्छा विकल्प है, सामने आया। ठीक है, लेकिन सही उपयोग और सस्टेनेबल तरीके से लकड़ी लेने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ में ये था। बड़े निवेश की ज़रूरत नहीं है। लोकल फ्यूल और अवेलेबिलिटी हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, अवेयरनेस हो, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग से विस्तार संभव है। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए अगली देख लेते हैं।
चलिए अगली न्यूज़ है टैपिंग फिशरमैन इन रिजर्वियर्स। किस बारे में है? सरकार ने जो बजट 2026 और 27 इंट्रोड्यूस किया में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को के विकास के ज़रिए मछली पालन जो है बढ़ाने की क्या की कोशिश की सरकार ने, बढ़ाने की योजना बनाई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों की आय बढ़ाना और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराना। मछुआरों की आय को बढ़ाया जाए और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए मछुआरों को। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। भारत जो है आज की दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। 2013-14 से अब तक मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 106%। और 2024-25 में यह लगभग 19.75 लाख टन तक पहुंच गया। इसमें से 75% उत्पादन नदियों, तालाबों और जलाशयों जैसे अंदरूनी जल स्रोतों से होता है। ठीक है, देश में लगभग 31.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जलाशय मछली पालन का बड़ा स्रोत है और यहाँ करीब 18 लाख टन मछली उत्पादन होता है। ठीक है, ये जलाशय खासकर गरीब और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के रोजगार और भोजन की सुरक्षा देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलाशय क्षेत्र है, जबकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा संख्या में जलाशय हैं। कैसे बढ़ा उत्पादन? मछली उत्पादन बढ़ाने में क्या है? ये कैज कल्चर तकनीक का इस्तेमाल किया गया, मतलब जाल वाले पिंजरे। में मछली पालन किया गया। कैसे होता है? इसमें पानी में जाल के पिंजरे लगाए जाते हैं जिससे मछलियों को नियंत्रित तरीके से पाला जाता है और मछलियों को खाना देना, उनकी देखभाल करना, बीमारी नियंत्रण में थोड़ा आसान होता है। सरकार की कुछ योजनाएं क्या रही हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, ये 2 चलाया गया है ना। इसमें बहुत मदद की। इसमें रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के साथ साथ तिलापिया और पंगासियस जैसी नई प्रजातियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक उदाहरण क्या है। झारखंड के बिमल चंद्र औरव ने बिमल चंद्र ओराव नाम के किसान ने जलाशय में केज लगाकर मछली पालन शुरू किया और सरकार की मदद और ट्रेनिंग मिलने के बाद साल में 3 टन मछली उत्पादन किया, मतलब 3 लाख से ज़्यादा की कमाई कि किसमें? झारखंड के किसान ने। ठीक है, आगे की योजना क्या है सरकार की?
विशेषज्ञों के अनुसार क्या है, तकनीक अपनाकर उत्पादन को 100 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर कितना 300 किलो प्रति हेक्टेयर सरकार जो है करना चाहती है, किया जा सकता है। इसके लिए पूरी व्यवस्था विकसित करनी होगी। क्या करना होगा, हैचरी करना होगा, यानी बीज उत्पादन, फिर फीड मिल, कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट। ठीक है, बाजार और ट्रांसपोर्ट। ये योजना जो है इस तरीके से काम करेगी, पूरी व्यवस्था बनानी होगी। सरकार अब क्लस्टर मॉडल पर काम कर रही है, जिससे एक साथ कई जलाशयों का विकास किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। किस पर, क्लस्टर मॉडल। ठीक है, अमृत सरोवर योजना क्या है, इस योजना के तहत गांवों में तालाब बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग पानी संरक्षण, मछली पालन दोनों में किया जाएगा। गांव के लिए है, बनाए जाएंगे, मछली पालन और पानी संरक्षण दोनों किए जाएंगे। और निष्कर्ष क्या है, जलाशय और अमृत सरोवर में मछली पालन बढ़ाकर मछुआरों की आय बढ़ाई जाएगी और यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। चलिए अगली देख लेते हैं। टूरिज़्म एंड ट्रेड, इस न्यूज़ को हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार इस पर आर्टिकल भी आए हैं, आज भी आया है एडिटोरियल। क्या है, निकोबार आइलैंड पर जो सरकार की योजना चली 92,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट सरकार चला रही है, उसके बारे में है। क्या क्या होगा इसमें, बंदरगाह और पर्यटन विकसित करना चाहती है सरकार यहाँ। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आई है। क्या क्या शामिल होगा इस योजना में, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाए जाएंगे, नया एयरपोर्ट और बिजली प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या होगा, द्वीप में पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जैसे एडवेंचर टूरिज़्म, बायोडाइवर्सिटी टूरिज़्म, है ना। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं जो है वो विकसित की जाएगी। अब सरकार का अनुमान क्या कहता है, 2055 तक यहाँ की जो आबादी है लगभग 3.36 लाख हो सकती है। ठीक है, जो अभी करीब 10,000 है। तो हर साल लगभग 10 लाख पर्यटक आ सकते हैं और 70% नौकरियां पर्यटक से जुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो वैश्विक व्यापार के लिए बहुत अहम समुद्री रास्ता है। कुछ चिंताएं और विवाद भी है कि वहाँ के जो लोग हैं ये ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते। जो लोकल कम्युनिटीज़ है, वहाँ की जनजातियाँ, निकोबारीज और शोम्पेन अधिकारों ज़मीन को लेकर चिंतित है। पर्यावरण को नुकसान होने का भी डर है ना। बस कहीं और बसाने की योजना स्पष्ट नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट के खिलाफ जो मामला है अभी कोर्ट में चल रहा है। प्रोजेक्ट देश के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर बड़ा असर जो है पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस आर्टिकल में भी इतना ही था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
कैंसर कोर्सेज थ्रू द घग्गर इन हरियाणा। क्या है? हरियाणा के जो सिरसा और फतेहाबाद जिलों में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि वहाँ जो घग्गर नदी है के पास कैंसर के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि पहले जो है नदी साफ थी और अब दूषित है। ठीक है, तो इसके कारण ये देखने को मिल रहा है। पहले नदी साफ़ थी, अब पानी गंदा, सीवेज और फैक्ट्रियों का कचरा मिलने से बहुत प्रदूषित हो गई है। समस्या क्या है? गांव के लोग ये बता रहे हैं कि पहले पानी साफ़ था और अब बदबू आ रही है। आती है, ठीक है। कई घरों में किसी न किसी को कैंसर की बीमारी हुई है। पिछले 10 साल में कई लोगों की मौत हो चुकी है कैंसर से। ठीक है, संभावित कारण क्या है? कारण ये हो सकता है कि नदी का प्रदूषित पानी या फिर जो ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित है। ठीक है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो ख़राब है, या फिर खेती में कीटनाशकों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। इलाज की दिक्कतें की है कि कोई अच्छे कैंसर अस्पताल नहीं है। मरीज को इलाज के लिए हिसार, चंडीगढ़, पंजाब या राजस्थान जाना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा महंगा और ज़मीन बेचकर या कर्ज लेकर भी जाना पड़ रहा है लोगों को। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। हरियाणा में कैंसर की सही गिनती नहीं हो पाती क्योंकि कैंसर की रिपोर्ट देना ज़रूरी नहीं है। निजी अस्पताल डेटा शेयर नहीं करते। ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो डेटा शेयर ही नहीं करते। अलग अलग रिपोर्ट में कैंसर के जो आंकड़े हैं वो अलग अलग है। सरकार क्या कर रही है? छोटा कैंसर उपचार केंद्र शुरू कर रही है। हिसार में यहाँ शुरू कर रही है। नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिससे कैंसर का इलाज भी संभव होगा। निष्कर्ष क्या है कि लोगों को लगता है कि पानी प्रदूषण के कारण कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन सही डेटा की कमी के कारण जो है स्पष्ट अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इलाज की सुविधाएं कम है, खर्च ज़्यादा है, तो सरकार बेहतर डेटा, अस्पताल और जागरूकता पर काम करना होगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। इसकी जो प्रॉपर PDF है नोट्स की, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर अवेलेबल है। धन्यवाद साथियों।